सूबेदार मलक सखी मोहम्मद मरहूम एक तारीख साथ शख्सियत जानिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लचक और मैं खुर्शीद अहमद हूँ। मेरी आज की वीडियो का मौजू है एक इंतहाई तारीख साज और बहुत ही शरीफ और ईमानदार शख्सियत रिटायर सूबेदार मलक सखी मोहम्मद मरहूम के हवाले से। तो जैसा कि उनके दीनी अक़ीदे या उनके दीनी अहवाल से तो हमें इतनी वाक़फ़ियत नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम इतना ज़रूर जानते हैं कि वो एक इंतहाई ईमानदार शख्स थे जिन्होंने गवर्नमेंट की एक पाई तक अपनी ज़ात पर ख़र्च नहीं की और ना ही अपने अहल व अयाल पर ख़र्च की। उन्हें जो कोई भी स्कीम मिलती, वो एक काउंसलर के सतह पर इलेक्शन लड़ते थे, ज़िला काउंसलर, और उसमें हमेशा वो सिलेक्ट होते थे। कई साल तक वो ज़िला काउंसलर रहे ज़िला बिम्बर में। तो ज़िला बिम्बर की तहसील बरनाला हल्का नंबर 5 में, यूनियन कौंसल पत्नी में। तो बहुत ही ईमानदारी उनकी मशहूर है, हर बंदा तकरीबन उनकी ईमानदारी का कायल है। और यहाँ तक कि सदर क़य्यूम जो उस वक्त बाबा क़य्यूम मरहूम हैं, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर थे, तो उन्हें भी अगर कोई फ़ैसला करना होता तो वो उनसे पूछ कर कोई ना कोई फ़ैसला करते थे। अगर जमाती हवाले से, पार्टी के हवाले से कोई भी फ़ैसला लेना होता तो वो उनको पूछ कर ही उनको कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बुलाते। जहाँ भी उनको कॉन्फ्रेंस करनी होती, सरदार सिकंदर हयात भी ऐसा ही करते थे। और उनकी बड़ी पार्टी में कदर व मंजिलत थी, लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते थे, उनके फ़ैसलों को मानते थे, उनकी राय जो होती थी उन पर अमल करते थे, क्योंकि उनका टैलेंट और उनकी जो बसीरत थी वो थी ही इस काबिल कि उस पर अमल किया जाए। हमें सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं किसी भी शख्सियत से, या किसी भी शख्सियत की ज़ात पर हमारा कोई अटैक या हमला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये रवायत है, अक्सर ये होता है कि जो भी हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी, क्योंकि पाकिस्तान के अंडर ही है, और आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमतें जो हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंडर ही बनती हैं, और वही कवानीन और वही तौर तरीके जो है ना यहाँ की आज़ाद कश्मीर की सियासत पर भी लागू होते हैं जो पाकिस्तान में अपनाए जाते हैं। एक इंतहाई घटिया तरीका है और घटिया सियासत है पाकिस्तान की। मैंने कभी सियासत पर बात नहीं की और ना ही कभी सियासी जो ये दंगल हैं और सियासी जो फसाद हैं इनमें कभी हिस्सा लिया है, क्योंकि इन सियासियों ने तो हमेशा रसवा ही किया है। इन्होंने देना तो कुछ होता नहीं, सिर्फ अपने मकासद के लिए ये सब कुछ करते हैं। जब तक इनको अपने मकसद चाहिए होते हैं तो ये तब तक तो आपके पाँव में भी पड़ जाएंगे, लेकिन जब इनके मकसद हासिल हो जाते हैं तो फिर ये वाक़िफ़ भी नहीं बनते। तो खैर, क्योंकि पाकिस्तान की ये पार्टियों का और सियासी जमातों का ये वतीरा है कि अगर वो हुकूमत में हों तो क्या करते हैं कि उस वक्त तो आवाम के लिए उनको कोई आवाम ना याद आती है, ना आवाम की गरीबी, ना आवाम के लिए कोई सड़कें देने का उनको याद आता है, ना स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल वगैरह जो भी सहूलियात हैं जो आवाम को चाहिए होती हैं उनको अपने पहले 4 साल में याद नहीं आती। जो आखिरी साल होता है उसमें ये कोई भी जमात हो बहुत बड़ी बढ़ चढ़ कर सरगर्मियाँ दिखाती है अपनी। हर रोज़ कहीं ना कहीं मीटिंग हो रही होती है, हर रोज़ कहीं ना कहीं जलसा हो रहा होता है। और जो 4 साल पहले जो जमात हुकूमत छोड़ चुकी होती है, जो 4 साल पहले हुकूमत से जा चुकी होती है, उसको हदफ़ तनकीद बना रही होती है और उस पर तनकीद की जा रही होती है कि उसने फ़लाँ काम जो किया था वो ये था, और फ़लाँ जगह पे उसने ये पैसे खाए थे, इतने पैसे थे, और इतने उसने करप्शन कर दी थी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। बस अपनी जो है तारीफ़ों के कलाबे मला रहे होते हैं। हालांकि अगर मैं तो एक दीनी आदमी हूँ, ज़ाहिर है मेरा नुक्ता नज़र भी दीनी हवाले से है। हुकूमतें इस तरह हासिल करना और इस तरह कुर्सी हासिल करना पैसे लगाकर और झूठ बोलकर, ये ईमान के लिए और आखिरत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। सहाबा कराम इससे बहुत डरते थे और बहुत तहफ़्फ़ुज़ का, अपने बचाव का बंदोबस्त भी करते थे। ग़ालिबन उन सहाबी का मेरे ज़हन से नाम निकल गया है, हज़रत अबू मूसा खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु थे, या हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह अन्हु थे, मेरे ज़हन से नाम निकल गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इमामत के लिए मुकर्रर किया मस्जिद में कि तुम वहाँ नमाज़ पढ़ाया करो, एक मस्जिद में, मदीना में ही, तो वहाँ की मस्जिद के इमाम तुम हो। तो उन्होंने एक दिन नमाज़ पढ़ाई तो उनके दिल में से ये ख्याल गुजर गया कि मैं इन सब से बेहतर हूँ, इसलिए मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका इमाम मुकर्रर किया है। तो दूसरे ही दिन सुबह और फजर की नमाज के फ़ौरन बाद वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सामने पेश हुए और कहा कि आप इस मनसब के लिए किसी और को चुन लीजिए, क्योंकि मेरे अंदर जो है ये क्वालिटी नहीं, और मेरे अंदर वो रिया आ गई थी। मैं डरता हूँ कि अल्लाह ताला कहीं मेरे अमाल बर्बाद ना कर दे।
तो ये लोग कितने झूठ बोलकर आवाम से हुकूमत हासिल करते हैं, कुर्सियों तक पहुंचते हैं, आवाम से वादे मवादे करते हैं, लेकिन किसी भी बात पर जो है वो अमल नहीं करते। तो ये क्या हुआ कि आज से तकरीबन अभी तो 5वां साल चल रहा है, तो 2014-15 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी आज़ाद कश्मीर में, तो ये गवर्नमेंट जब गई तो हमारे हलके के जो मुंतखब थे शख्स, वो चौधरी परवेज़ अशरफ साहब थे, वो वज़ीर भी थे। तो उन्होंने जाते हुए क्या किया कि मलोट को लड़कियों का कॉलेज दे दिया, और इधर रोड दे दी, नाली को भी हाई स्कूल बना दिया, और क्या किया कि बहुत सारी जगहों पे फलाना हाई स्कूल कर दिया, कहीं कुछ कहीं अस्पताल दे दिया। क्योंकि जाने वाली हुकूमतें जो हैं उनको करना तो होता नहीं, क्योंकि उनके 5-4-6 महीने रहते होते हैं, उसके बाद उन्होंने चले जाना होता है। और ये किस पे पड़ जाती है, जो आने वाली नई हुकूमत होती है, जो अगली हुकूमत के वादे मवादे होते हैं, वो आने वाली हुकूमत जो है उसको वो काम करने पड़ते हैं। अगर वो ये काम नहीं करे, इनको पास नहीं करवाए, ये जितने भी वो मनसूबे देकर जा चुके होते हैं, उनकी तो यही होती है कि अगर वो दोबारा हुकूमत में, शायद इस वजह से वो एक पत्ता खेलते हैं कि हम इस तरह आवाम को खुश कर देंगे, इधर यूनिवर्सिटी दे दी, उधर कॉलेज दे दिया, इधर ये अस्पताल दे दिया, उधर डिस्पेंसरी दे दी। तो क्या होगा कि अगली हुकूमत में अगर हम मुंतखब हो गए तो ये काम कर देंगे, अगर ना मुंतखब हुए तो हमारा क्या जाना है, क्योंकि जो आगे आने वाली हुकूमत है उसके सर पे ये बोझ, ये जो पगड़ी है ये ज़रूर बंध जाएगी। अगर ये ये काम करेंगे तो आगे चल पाएंगे, नहीं तो अवाम इनको जूते मारेंगे और नेक्स्ट जो है फिर इनको हुकूमत से निकाल देंगे। ये हमेशा करते हैं। तो ऐसा ही पीपल्स पार्टी के इन वज़ीर साहब ने भी किया कि बहुत से कॉलेजेस और हाई स्कूल्स और इस तरह के जो है ना दिए उन्होंने दिए सही, लेकिन क्या किया कि वो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा नहीं थे, वो तब पास नहीं हुए, वो बाद में जाकर पास हुए, अगली हुकूमत ने उनको पास किया। लेकिन सबसे जो अचंभे वाली बात ही जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ, वो ये थी कि हमारा जो गाँव है नाली गाँव, ये ज़िला बिम्बर का इंतहाई पसमानदा और सरहदी गाँव है, यानी बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर मौजूद है, जिसका रकबा तकरीबन तूल में 8 किलोमीटर है, और उसका एक तरफ बॉर्डर लगती है तो लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो उस हिसाब से उसका जो मरबा है, चौड़ाई जो है वो तकरीबन 3 किलोमीटर है। तो ये गांव इंतहाई कुदरती हुस्न से मालामाल है। यहाँ पर हर तरफ उबलते हुए चश्मे हैं, बहते नदी नाले हैं, और जो दरियाई तवी है, आप लोगों में से शायद आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, दरियाई तवी के बारे में, वो हमारे ही गाँव से गुज़रता है। क्योंकि हमारे गांव को आप कश्मीर का अगर पहला कदम या पहला पाँव कहें तो ये बेजाना होगा, क्योंकि ये वादी कश्मीर का हर वो हुस्न जो वादी कश्मीर में पाया जाता है वो यहाँ हमारे गांव नाली से ही शुरू होता है। ये एक पूरी वादी है, वादी समानी इसको कहते हैं। समानी से तकरीबन अक्सर लोग भाई वाकिफ़ होंगे, शायद नाली से वाकिफ़ नहीं हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल आखिरी गाँव है ज़िला बिम्बर का, उसके आगे लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो जितनी भी वादी कश्मीर की खूबसूरतियाँ हैं ये गाँव अपने अंदर समोए हुए हैं, इसके अंदर मौजूद हैं। इस लिहाज से इसको आप जो मैंने जैसा कि कहा कि आप वादी कश्मीर का पाँव कह सकते हैं। हमारे इस गांव में तकरीबन 10 से 12 बल्कि ज़्यादा होंगे, मैं फ़िलहाल मेरे जहन में जो है वो 10 से 12 ऐसे फल हैं जो जंगल में पाए जाते हैं, और ये जंगली फल अपने जायके और तबई एतबार से बिल्कुल लाजवाब हैं, और इनके अंदर जो जायका और तबई फ़वाइद हैं इस हवाले से मुकम्मल ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। और मुझे नहीं याद पड़ता कोई, एक तो हम लोग जहाँ रहते थे, एक तो गरीब इलाका है, ज़ाहिर पसमंदा इलाका था, हम लोग भी ऐसे गुर्बत की चक्की में पिसकर आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह पे पहुँचे हैं। तो ये अल्लाह का ख़ास फजल व करम था। तो मुझे नहीं याद पड़ता कि बचपन में हमने कभी भी कोई फल या फ्रूट ख़रीद कर खाया हो, इल्ला माशाल्लाह। तो जब भी कभी ज़रूरत होती थी, हमारे जंगल में कोई ना कोई फल जो है वो मौजूद रहता था किसी न किसी किस्म का। तो हाँ, 10 से 12 किस्म के जो फल हैं वो आम जंगल में पाए जाते हैं। जो घरेलू तौर पर लोग अपने तौर पर जो लगाते हैं, अपनी ज़मीनों में लगाते हैं, वो अलग है, लेकिन जंगली तौर पर जो है वो 10, 12, 14 फल जो हैं वो पाए जाते हैं। तो इस लिहाज से ये एक भरपूर खूबसूरती लिए हुए गाँव है। और इसके नाम की जो नाली गाँव है, नाली क्यों है उसकी वजह तस्मिया भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये दोनों तरफ से पहाड़ियों में घिरा हुआ है। एक तरफ जो पहाड़ी है उस तरफ ही ज़मीनें हमारी हैं, लेकिन वो मकबूजा के अंदर चली गई हैं। बीच में से एक बहुत बड़ा दरिया है, नाला हम उसको कहते हैं, लेकिन वो है दरिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा उसको दरिया ही समझते हैं, और वो दरिया ही है, वो गुज़रता है। और इस तरफ हम लोग हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ, तो उस पर ये वाक़या हो। और बिल्कुल इसी के संगम से जो है ना वो दरियाई तवी भी फूटता है, और दरियाई तवी जो मकबूजा से खूनख्वार वादी से निकल कर आज़ाद सरज़मीन में दाखिल होता है, वो भी हमारे ही गांव में आकर दाखिल होता है। तो इन खूनख्वार पंजों से
आज़ादी जो जिस तरह इस दरिया अपनी आज़ादी हासिल करता है, हमारे गांव में दाखिल होता है, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला एक न एक दिन हमारे इस इलाके, हमारे कश्मीर को भी आज़ादी नसीब फरमाएगा। तो इस हमारे गांव के जो अफरादी क़ुव्वत है, वो जब से हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे वो तो ज़्यादातर ज़मींदारी पर ही इक्तफ़ा करते थे। कुछ लोग फ़ौज आर्मी वगैरह में थे, लेकिन उससे आगे आने वाली नस्ल थी वो ज़्यादातर आर्मी में गई, आर्मी में खिदमत अंजाम दी। आज भी बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो आर्मी में अपनी खिदमत जो है वो सारा अंजाम दे रहे हैं। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद ये, क्योंकि जो हमारी जब से नस्ल चली, हमारे से आगे जो नस्लें चल रही हैं, इसके बाद जो नौजवान है वो ज़्यादातर बैरून मुल्क चले गए। अब हमारे गाँव के अल्हम्दुलिल्लाह एक वकील भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक गांव के खिज़र हयात भाई हैं, बहुत आला पोस्ट पे हैं, वफाक में इस्लामाबाद में हैं। और हमारे लोग सऊदी अरब, खलीजी रियासतों में, दुबई वगैरह में, हत्ता कि यूरोप तक पहुंच गए हैं। अभी फ्रांस में भी हैं, इटली में भी हैं, और जर्मनी में भी हैं, यूनान में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे, मलेशिया में हैं। बहुत ज़्यादा लोग आगे पीछे, जहाँ जहाँ किसी का रिज़्क़ लिखा था वो उसकी तलाश में चलता गया और वहाँ तक वो पहुँच गया। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हर गांव का जो पहचान है वो कोई ना कोई शख्सियत होती है। तो वो शख्सियत दीनी भी हो सकती है, दुनियावी भी हो सकती है मालो दौलत के वाले से, या फिर सियासी भी हो सकती है। तो दीनी और दुनियावी तौर पर तो इतनी कोई काबिल ज़िक्र शख्सियत ऐसी नहीं थी कि जो उस गांव की ख़ास पहचान बन दी। माल तो को लोगों के पास तकरीबन आया ही, लेकिन उन्होंने उसको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया कि वो लोगों के लिए मसाल बनते और लोगों के लिए वो फ़ायदा बनते, और उसके लिए जो थे वो लोगों के लिए उसकी गांव की पहचान बनते। अलबत्ता दीनी तौर पर भी, क्योंकि दीन भी एक बस बराए नाम ही था। और हम लोगों ने जो कुछ सीखा ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ भाई जो पंजाब से गए उन्होंने जाके सिखाया, और हम सऊदी अरब में आए, यहाँ आकर अल्लाह ने दीन की समझ दी। तो ये तो खैर बाद की नस्ल है, लेकिन उससे पहले जो दीनी हवाले से भी कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जो हमारे गाँव की पहचान होती। तो हमारे गांव की जो पहचान थी सियासी तौर पर वो यही थे, सूबेदार सखी मोहम्मद साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनकी कब्र को मनव्वर फरमाए और उनको करवर जन्नत नसीब फरमाए। तो उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। ये बहुत ही शरीफ इंसान थे। तो हुआ यूँ कि जैसे कि मैं पहले जिक्र कर रहा था कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई तो उन्होंने अपने सियासी बेस पर क्या किया कि जो हमारा नाली का स्कूल था इसको हाई स्कूल का दर्जा दिया, और उसका नाम एक बुज़ुर्ग जो पहले से फ़ौत हो चुके हैं, जिनके बारे में कोई हम नहीं जानते कि उनका क्या किरदार था गांव के लिए या गांव की आवाम के लिए। अच्छे होंगे, शायद बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हम नहीं इस बारे में जानते। लेकिन क्योंकि उनकी जो आगे आल औलाद थी वो सारी सियासी तौर पर उनके साथ थी, हमेशा सियासत में उनका साथ देती थी, तो उनके नाम पर रख दिया। वो तो ये हुआ कि वो स्कूल पास ही नहीं हुआ, हाई हुआ ही नहीं था उस दौर में, बाद में आके हाई हुआ। तो उसको हाई का जो दर्जा मिला वो बाद में आके मिला, पहले नहीं मिला। तो इस लिहाज से हमें इस चीज़ का बहुत दुख था, क्योंकि मैं तो ये चाहता था कि इस स्कूल का नाम जो है ये सूबेदार सखी मोहम्मद साहब के नाम पे रखा जाना चाहिए। बल्कि मेरी राय ये है, अगर आप लोग भी इसमें मेरा साथ दें, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे नाली गाँव का नाम ही बदल कर क्यों ना सखी मोहम्मद गाँव, सखी आबाद गाँव रख दिया जाए। सखी मोहम्मद तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सखी मोहम्मद आबाद भी ठीक है, या सखी आबाद रख दिया जाए। तो ये उनके जो है उनके खराज तहसीन उनको पेश करने के लिए, उनकी खिदमात का अतराफ़ करने के लिए मेरे ख्याल बहुत ही बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी इस हुकूमत ने कर्नल वक़ार साहब ने जो ये फ़ैसला किया, और इस हुकूमत ने जो फ़ैसला किया, हमें इंतहाई बहुत ज़्यादा सियासी इख्तलाफात भी हैं इनसे, लेकिन कर्नल साहब बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, उसका हम एतराफ़ भी करते हैं। और बिलखसूस उन्होंने ये जो कारनामा सर अंजाम दिया है कि सूबेदार सखी मोहम्मद साहब के नाम पर हमारे हाई स्कूल का नाम रखा है कि सूबेदार सखी मोहम्मद हाई स्कूल नाली जो नाम रखा है, ये उनका बहुत ही अच्छा फ़ैसला है। हम इस फ़ैसले से बहुत ही खुश हुए हैं और हम इस फ़ैसले की तायद करते हैं, और हम इस फ़ैसले को सराहते हैं। अल्लाह ताला कर्नल साहब को अपने हिफ़्ज़ अमान में रखे और आइंदा भी इनको ऐसे ही अच्छे काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इन बुज़ुर्गों का गवर्नमेंट से काम लेने का बहुत ही अजीब अंदाज़ था, बहुत ही अजीब तरीका था। तो जब उन्होंने बिजली हासिल की हमारे गांव के लिए, तो जैसा कि अभी आपकी सामने जो स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं, इसमें चीड़ के दरख्त की भी तस्वीरें आएंगी। तो चीड़ की दरख्त जो है इसकी जब ये सूख जाता है, गीला भी बहुत ज़्यादा जलता है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन जब ये सूख जाता है तो इसकी लकड़ी जो है वो इस तरह जलती है जिस तरह
पेट्रोल जलता है। तो हम लोग क्या करते थे, जब गुर्बत का दौर था तो इसकी लकड़ियाँ जो है ना उनको काट कर उनको कलाड़ी वगैरह से चीर कर रख लेते थे, और वो इधर उधर अगर कहीं भी जाना हो रात के वक्त जब सफ़र करना हो तो उनको जलाकर सफ़र करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि ये उसकी लकड़ियाँ चीड़ की कुछ काट कर ना वो अपने साथ ले गए अपने बैग में डालकर। तो अपने सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब के पास गए, वहाँ मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने वहाँ जाकर अपने बैग से निकाल कर टेबल पर वो लकड़ियाँ रख दी। इस बारे में हमारे गांव के अक्सर लोग तकरीबन जानते हैं कि उन्होंने इस तरह बिजली हासिल की। फिर उन्होंने पूछा कि ये क्या है, फिर इन्होंने बताया कि ये मामला है, तो हमको बिजली चाहिए, हम इसके साथ चल कर आते हैं और मैं तुम्हारे जलसे में अभी ये जला कर आया हूँ, रास्ते में कुछ ख़त्म हो गई और वापस इनको जलाकर अपने घर में पहुँचना है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए ना रोड है ना कोई बिजली का बंदोबस्त है। तो इस तरह फिर उन्होंने बिजली की मंजूरी करवाई। इसी तरह जब उन्होंने हमारे लिए मिडिल स्कूल हासिल किया नाली का, जब मिडिल स्कूल था हाई स्कूल से पहले, तो उन्होंने सरदार सिकंदर हयात के सामने जाकर ये दरख्वास्त पेश की कि मुझे अपने गांव नाली के लिए यूनिवर्सिटी चाहिए। तो सारे एक दूसरे का मुंह तकने लगे कि ये बाबा जी क्या कह रहे हैं कि नाली में इतनी आबादी कौन सी है, वो सबसे सरहदी गांव है, सबसे बॉर्डर के लास्ट में है, और जिसकी 1000-1500 या 2000 आबादी है, और वहाँ के लिए यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं। तो कहते हैं कि मुझे मिडिल स्कूल दे दो, मेरे लिए वो यूनिवर्सिटी का दर्जा है। तो इस तरह उन्होंने वहाँ मिडिल स्कूल की मंजूरी करवा ली। इसी तरह उन्होंने इसी तरह से एक बड़े ही शफीक अंदाज में और बड़े ही लतीफ़ अंदाज में रोड का जो है रास्ते का हवाला देकर इस तरह रोड भी उन्होंने हासिल की। फिर इसी तरह उनका एक वाक़या छोटा सा मुझे याद आ गया कि हमारे एक गांव में जो आपको पता है जैसे कि कश्मीर में नदी नाले होते हैं, तो एक जगह से एक छोटा सा नाला सा गुजरता था, तो दूसरी तरफ नाले के बच्चे जो थे वो सफ़र करके जाते थे, तो वहाँ मुश्किलात पेश आती थी। तो उन्होंने एक गवर्नमेंट से कुछ पैसे हासिल किए कि यहाँ पुली बनानी है। तो एक मिस्त्री से ठेकेदार से बात की कि यहाँ पुली बनानी है, कितने पैसे लोगे? तो उसने कहा कि कुछ ज़्यादा पैसे मांग लिए, 50,000 या 60,000, हालांकि वो 25-30 हज़ार का काम था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि यार मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, कि याद रख एक दिन तूने भी बूढ़े होना है, तूने भी इस पुली के ऊपर से गुजरना है, जो जायज़ जायज़ तेरे पैसे बनते हैं वो ले और ये रास्ता बना दे, तेरे लिए बाइसे अजर भी होगा। तो खैर वो 30,000 में बात तय पा गई। तो वो 70,000 की मंजूरी थी, 30,000 में वो पुली बन गई। फिर उन्होंने स्कूल की 4 दीवारी फिर टीचर हजरात वगैरह ने हासिल की। तो ये उनके बहुत अच्छे काम थे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आप सब के कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।